सभी को नमस्कार। पॉलिटिकल अलायंस स्टडी में आप सभी का स्वागत है। रोज़ की तरह आज भी इस वीडियो में हम भारतीय संविधान से संबंधित कुछ प्रश्नों को सॉल्व करेंगे जो नेट जेआरएफ टीजीटी पीजीटी तथा अन्य किसी भी वनडे एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो देखते हैं आज का पहला प्रश्न दिया है, राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन भाग लेता है? लोकसभा के सदस्य, राज्यसभा के सदस्य या राज्यों की विधानसभाओं के सदस्य या उपयुक्त सभी। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी, अर्थात लोकसभा के सदस्य, राज्यसभा के सदस्य और राज्यों के विधानसभाओं के सदस्य भी राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। देखिए, भारतीय संविधान के जो अनुच्छेद 54 है, इसमें राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल का प्रावधान है, जिसके तहत राष्ट्रपति के निर्वाचन में लोकसभा तथा राज्यसभा और विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। देखिए, इसमें मनोनीत नहीं, सिर्फ निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत लोकसभा तथा राज्यसभा में सदस्य भाग नहीं लेते हैं तथा राज्यों में राज्यपाल द्वारा विधानसभा में नियुक्त तथा विधानसभा के सदस्य भाग नहीं लेते हैं। नेक्स्ट है दिया कि भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक होती है। भारतीय संसद में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक होती है संविधान संशोधन विधेयक के संबंध में, धन विधेयक के संबंध में या साधारण विधेयक के संबंध में या भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा साधारण विधेयक के संबंध में। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए, संविधान के जो अनुच्छेद 108 है, इसके तहत संसद के संयुक्त अधिवेशन का उपबंध किया गया है। जब कोई साधारण विधेयक एक सदन द्वारा पारित कर दूसरे सदन को भेजा जाता है, तो यदि दूसरा सदन असहमत होता है तो राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन को बुलाते हैं, जिसकी अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा का अध्यक्ष ही करता है। नेक्स्ट दिया कि भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी वादों को सुलझाता है। कौन सुलझाता है? कि भारत का सर्वोच्च न्यायालय, संसद या लोकसभा या फिर निर्वाचन आयुक्त। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारत का सर्वोच्च न्यायालय। देखिए, अनुच्छेद जो 71 है, इसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवादों का विनिश्चय उच्चतम न्यायालय द्वारा किया जाएगा तथा इसका निर्णय अंतिम होगा, जबकि राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग संसद द्वारा चलाई जाने वाली एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। राष्ट्रपति पर अनुच्छेद 61 के तहत महाभियोग का प्रावधान किया गया है। किसके तहत? अनुच्छेद 61 के तहत महाभियोग का प्रावधान किया गया है। अगला है दिया है, राष्ट्रीय महिला आयोग बनाया गया था। राष्ट्रीय महिला आयोग बनाया गया था। कब बनाया गया है? संघीय मंत्रिमंडल के निर्माण द्वारा, संविधान में संशोधन द्वारा, संसद के द्वारा पारित कानून द्वारा या फिर भारत के राष्ट्रपति के एक आदेश द्वारा। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा संसद के द्वारा पारित कानून द्वारा। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए, संसद के पारित कानून द्वारा राष्ट्रीय महिला आयोग बनाया गया। महिलाओं के लिए राष्ट्रीय आयोग की स्थापना राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम कब हुआ था? तो 1990 में। राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 ये भारत सरकार की 1990 की धारा संख्या 20 के अंतर्गत ये जनवरी 1992 में कानूनी निकाय के रूप में महिलाओं के लिए संवैधानिक और कानूनी संरक्षण की समीक्षा हेतु किया गया था। नेक्स्ट दिया कि राज्यसभा में विभागों से संबंधित अस्थायी समितियां तो अस्थायी समितियों की संख्या कितनी है? 16, 10, 8 या फिर 6। तो इसका उत्तर हो जाएगा 8। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए, राज्यसभा में विभागों से संबंधित अस्थायी समितियों की संख्या कितनी है? तो 8 है। संसदीय समितियां संसदीय प्रणाली में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ये संसद, कार्यपालिका और आम जनता के बीच मजबूत कड़ी होती है। 24 स्थायी समितियां अपने कार्यक्षेत्र में आने वाले केंद्र सरकार के सभी मंत्रालयों एवं विभागों का दायित्व संभालती है। इन 24 समितियों में से 8 जो है राज्यसभा के अंतर्गत तथा 16 लोकसभा के अंतर्गत आते हैं, कार्य करती है। नेक्स्ट है
दिया कि भारत में जो केंद्रीय वित्त मंत्री जो है वो बजट पेश करता है, किसमें? राज्यसभा में, लोकसभा में, संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन में, या फिर राष्ट्रपति के समक्ष। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, लोकसभा में। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, लोकसभा में। भारत में जो केंद्रीय वित्त मंत्री लोकसभा में बजट पेश करते हैं। बजट जो है वार्षिक वित्तीय आय तथा व्यय का विवरण होता है। देखिए, भारतीय संविधान के जो अनुच्छेद 112 है, इसमें जो है वार्षिक वित्तीय विवरण शब्द का उल्लेख किया गया है। बजट शब्द का उल्लेख तो नहीं है, लेकिन वार्षिक वित्तीय विवरण शब्द का उल्लेख भारतीय संविधान में किया गया है। किस अनुच्छेद में? तो 112 अनुच्छेद में। अगला प्रश्न है कि दिया है कि निम्नलिखित में से कौन एक किसी राज्य की विधान परिषद को समाप्त करने के लिए प्राधिकृत है? तो दिया है राष्ट्रपति, संसद, राज्यपाल और विधान परिषद का अध्यक्ष। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा संसद। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए, संसद किसी राज्य की विधान परिषद को समाप्त करने के लिए प्राधिकृत है। अनुच्छेद जो 169 है, इसके तहत संसद को किसी राज्य में विधान परिषद को स्थापित करने का या समाप्त करने का अधिकार प्राप्त है। इसके लिए उस राज्य को विधानसभा द्वारा इस आशय का संकल्प अपनी कुल सदस्य संख्या के बहुमत तथा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से पारित किया जाना चाहिए। नेक्स्ट है, दिया है कि अनुच्छेद 368 को निम्न संशोधन से संशोधित किया गया। 24वां, दूसरा संशोधन, 7वां संशोधन या फिर 20वां संशोधन। तो इसका उत्तर हो जाएगा 24वां संशोधन। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए, जो अनुच्छेद 368 को 24वें संविधान द्वारा संशोधित किया गया। 24वें संविधान संशोधन जो हुआ था ये 1971 में। इसके द्वारा 368 में संशोधन कर राष्ट्रपति को संविधान संशोधन विधेयक पर अपनी अनुमति देने के लिए बाध्य किया गया। अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि इसमें संशोधन किया गया 24वां संशोधन, और कहा गया कि 368 के तहत जो भी संविधान संशोधन अगर संसद करती है तो राष्ट्रपति उस विधेयक पर अपनी अनुमति देने के लिए बाध्य है, वो अनुमति उसको देना पड़ेगा। अगला प्रश्न है, दिया कि जब भारतीय न्यायिक व्यवस्था में लोकहितवाद आया तब भारत के मुख्य न्यायमूर्ति कौन थे? यानी कि लोकहितवाद जब भारत आया था न्यायिक व्यवस्था में, तो उसमें न्यायमूर्ति कौन थे? तो एम हिदायतुल्लाह, पीएन भगवती, एम अहमदी या फिर एस आनंद। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, पीएन भगवती। देखिए, जब भारतीय न्यायिक व्यवस्था में लोकहितवाद आया तो उस समय भारत के मुख्य न्यायाधीश पीएन भगवती थे। पीएन भगवती जो थे वो जुलाई 1985 से दिसंबर 1986 तक भारत के मुख्य न्यायाधीश थे। उन्हीं के कार्यकाल में गुजरात में लोकहितवाद के मुकदमों का प्रारंभ हुआ। नेक्स्ट है, दिया कि भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन का आधार है। भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन का आधार है, तो क्या है? विधि की उचित प्रक्रिया से, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से, विधि का शासन से, या पूर्वोदाहरण तथा अविस्मय। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। देखिए, भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन का आधार विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया है। उच्चतम न्यायालय अपने द्वारा दिए गए किसी निर्णय का पुनरावलोकन अनुच्छेद जो 137 के तहत, अनुच्छेद 137 के तहत कर सकता है, और कुछ मामलों को अपने पास निचली अदालतों से भी मंगा सकता है। भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन की प्रक्रिया का प्रावधान संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट, दिया कि भारत के संविधान में अधिकार परीक्षा जो रिट है वो जारी करने का अधिकार है। किसको है? उच्च न्यायालय को, सर्वोच्च न्यायालय को, जिला न्यायालय को, या फिर सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों को। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये दोनों को प्राप्त है। देखिए, भारतीय संविधान में जो अधिकार परीक्षा रिट जारी करने का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय को है, अर्थात दोनों को है। संविधान के जो अनुच्छेद जो 32 है इसके तहत सर्वोच्च न्यायालय तथा अनुच्छेद जो 226 है इसके तहत क्या है कि उच्च न्यायालय द्वारा 5 प्रकार की रीटें जारी की सकती है। वो 5 प्रकार की रीटें क्या है? बंदी प्रत्यक्षीकरण,
परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण व अधिकार परीक्षा होता है। नेक्स्ट दिया कि निम्नलिखित में से कौन एक सदन का सदस्य बने बगैर सदन की अध्यक्षता करता है? लोकसभा का अध्यक्ष, भारत का उपराष्ट्रपति, विधान परिषद का अध्यक्ष या विधानसभा का अध्यक्ष? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत का उपराष्ट्रपति होता है। देखिए संविधान के अनुच्छेद जो 63 है इसके अनुसार भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। अनुच्छेद जो 64 है, उपराष्ट्रपति का चुनाव संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्यों द्वारा किया जाता है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता लेकिन उसकी अध्यक्षता करता है। उपराष्ट्रपति अपने पद का नहीं बल्कि राज्यसभा के सभापति के रूप में वेतन पाता है। नेक्स्ट दिया है कि भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए बनाए गए निर्वाचक मंडल में रहते हैं। तो इस निर्वाचन मंडल में कौन कौन है? तो संसद के सभी सदस्य, ठीक है, बिल्कुल नहीं, सभी सदस्य नहीं होते हैं। फिर संसद, राज्य विधानसभाओं तथा राज्य विधान परिषदों के सदस्य, ये भी नहीं, विधान परिषद के सदस्य नहीं होते हैं। संसद द्वारा राज्य विधानसभाओं के सभी सदस्य, ये भी नहीं होते हैं। फिर दिया कि संसद और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, ये सही हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए भारत में राष्ट्रपति के लिए बनाए गए निर्वाचक मंडल में संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य तथा राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। मनोनीत सदस्य और विधान परिषद के सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेते हैं। इसके अतिरिक्त दिल्ली तथा पांडिचेरी जैसे केंद्र शासित राज्यों की विधानसभा के चुने सदस्य भी निर्वाचन मंडल में सदस्य होते हैं। नेक्स्ट दिया कि भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार होता है? तो राज्यसभा के सदस्यों द्वारा निर्वाचित होता है, नहीं, संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा निर्वाचित होता है, ये सही उत्तर हो जाएगा। लोकसभा सदस्यों का विधान परिषद के सदस्यों द्वारा निर्वाचित नहीं। भारत के राष्ट्रपति द्वारा नामांकित, ये भी नामांकित बिल्कुल नहीं होता, तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा निर्वाचित होता है। भारत के जो उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा निर्वाचन किया जाता है। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के निर्वाचित सदस्यों के साथ साथ जो होते हैं वो मनोनीत सदस्य भी भाग लेते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद जो 63 होता है इसके में उपराष्ट्रपति के पद का उल्लेख किया गया है, जबकि 66 में उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित है। नेक्स्ट दिया कि भारत का राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत करता है? तो सबको पता है, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा 12 सदस्य। राज्यसभा में कुल कितने हैं? तो 245 सदस्यों की संख्या। 233 सदस्य विभिन्न राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किए जाते हैं। शेष जो 12 सदस्य हैं राष्ट्रपति द्वारा उन्हें नामित किया जाता है जिन्होंने कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा के विषय में विशेष ज्ञान व अनुभव होता है। नेक्स्ट दिया है भारत का संघीय न्यायालय स्थापित किया गया है कब? 1947, 1946, 1935, 1937। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा 1937 में, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए जो 1935 का जो भारत शासन अधिनियम के द्वारा भारत में एक संघीय न्यायालय की स्थापना वर्ष 1937 में की गई। इन प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त करके केंद्र में द्वैध शासन लागू किया गया। इस अधिनियम के बारे में नेहरू ने कहा था कि यह अनेक ब्रेकों वाला इंजन रहित गाड़ी के समान है। नेक्स्ट दिया कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की व्यवस्था की गई है? तदर्थ न्यायाधीशों की व्यवस्था की गई है अनुच्छेद 124, 125, 26 या फिर 127। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी 127। उच्चतम न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति अनुच्छेद 127 के तहत की जाती है। तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति मुख्य न्यायाधीश द्वारा राष्ट्रपति के पूर्व सहमति से किया जाता है। नेक्स्ट दिया कि निम्नलिखित में से किन देशों में न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था है? केवल भारत में, केवल यूके में, केवल यूएसए में या फिर भारत और यूएसए दोनों में? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी भारत और यूएसए दोनों में। भारतीय शासन प्रणाली का तीसरा आधार स्तंभ न्यायपालिका है। भारत की शासन प्रणाली संघीय है किंतु न्यायपालिका एकीकृत है। इसका तात्पर्य है कि पूरे देश के लिए एक ही सर्वोच्च न्यायालय है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 137 में
उच्चतम न्यायालय को न्यायिक पुनर्विलोकन के शक्ति के बारे में उल्लेख है। न्यायिक पुनर्विलोकन भारत और अमेरिका दोनों में किया गया है। नेक्स्ट दिया है भारत में संसद के एक सदन की गणपूर्ति क्या होती है। जो एक सदन है उसकी गणपूर्ति क्या होती है। दिया सदन की कुल सदस्य संख्या का 1/2 भाग, 1/3 भाग, या फिर कुल सदस्य संख्या का 1/3 भाग, या फिर सदन की कुल सदस्य संख्या का 1/10वां भाग। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, इसका सही उत्तर हो जाएगा। लोकसभा तथा राज्यसभा दोनों में गणपूर्ति के लिए कम से कम सदनों की कुल सदस्य संख्या का 1/10वां भाग सदस्यों की उपस्थिति आवश्यक है। नेक्स्ट दिया भारत का राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा कैबिनेट की लिखित सलाह पर कर सकता है। यह व्यवस्था जोड़ी गई, कब जोड़ी गई, किसके तहत जोड़ी गई, किसके द्वारा। तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा, संविधान निर्मात्री द्वारा, 42वें संविधान संशोधन द्वारा, या 44वें संविधान संशोधन द्वारा। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 44वें संविधान संशोधन द्वारा, जो 1978 में कब हुआ था, 1978 द्वारा ऐसी व्यवस्था करने का प्रयत्न किया गया कि संविधान के आपातकालीन प्रावधानों का शासन द्वारा दुरुपयोग न किया जा सके। राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद जो 352 है, इसके अंतर्गत आपातकाल की घोषणा तभी की जा सकती जबकि मंत्रिमंडल लिखित रूप से राष्ट्रपति को ऐसा परामर्श दे। नेक्स्ट लोक लेखा समिति में निम्नांकित सदस्य होते हैं, और सही उत्तर दीजिए कौन सदस्य होते हैं लोक लेखा समिति में। तो हम सबको पता है कि लोक लेखा समिति में जो सदस्य की संख्या है वो है कुल 22। लोक लेखा समिति कितने, 22 है, 7 राज्यसभा के और 15 लोकसभा के। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। लोक लेखा समिति भारतीय संसद की सर्वाधिक प्राचीनतम समिति है। इस समिति में 22 सदस्य होते हैं, जिनमें से 15 लोकसभा और 7 राज्यसभा के सदस्य होते हैं। इस समिति में सदस्यों का चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा एकल संक्रमणीय प्रणाली के आधार पर किया जाता है। इस समिति का कार्य विभिन्न मंत्रालयों के व्यय और नियंत्रण महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन पर विचार करना है। नेक्स्ट दिया है शब्द जो है वो कॉलेजियम, जो शब्द कॉलेजियम का संबंध है किससे है, केवल उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति से, या फिर केवल उच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति से, या फिर उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति से, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित है। ये कॉलेजियम शब्द का संबंध उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति से है। कॉलेजियम मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली एक समिति होती है, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के अलावा 4 वरिष्ठतम न्यायाधीश शामिल होते हैं। इसी की सिफारिश के आधार पर न्यायाधीशों की नियुक्ति किया जाता है। नेक्स्ट है दिया है संवैधानिक प्रावधान के अनुसार वित्त आयोग अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है संसद को, राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, या फिर वित्त मंत्री को। तो इसका उत्तर हो जाएगा राष्ट्रपति को। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए संवैधानिक प्रावधान के अनुसार वित्त आयोग अपना प्रतिवेदन राष्ट्रपति को प्रस्तुत करता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद जो 280 है, इसके अंतर्गत वित्त आयोग की व्यवस्था की गई है। इसका प्रमुख कार्य है कि केंद्र राज्य के मध्य राजस्व के बंटवारे को निर्धारित करना। नेक्स्ट है, और इस सेट का ये आखिरी प्रश्न है कि निम्नांकित संसदीय समितियों में कौन सी वित्तीय समिति नहीं है, प्राक्कलन समिति, आश्वासन समिति, लोक लेखा समिति, या लोक उपक्रम समिति। तो ऑप्शन बी जो है आश्वासन समिति, ये वित्तीय समिति नहीं है। आश्वासन समिति वित्तीय समिति बिल्कुल नहीं है। संसद की 3 प्रमुख वित्तीय समिति हैं, लोक लेखा समिति ये भी वित्तीय समिति है, लोक उपक्रम समिति ये भी वित्तीय समिति है, और प्राक्कलन समिति ये भी वित्तीय समिति है। ये सब वित्तीय समिति है, लेकिन बी ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा, ये वित्तीय समिति नहीं है। तो आज के सारे प्रश्न को हम लोगों ने देख लिए। आज के लिए मात्र इतना ही। इसके आगे के प्रश्नों को हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। तो इस वीडियो को आप लोग लाइक करिएगा और अपने मित्रों के पास शेयर भी कर दीजिएगा।